था ग्रुप प्रेसिपिटेशन, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम और हमें वो जो टॉपिक है वो रिवाइज भी हो जाएगा एक बार। तो H2S इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ कैटायंस इन HCl मीडियम टू प्रेसिपिटेट कैटायन ऑफ। तो बच्चों हमने पढ़ा था कि ग्रुप सेकंड के लिए हम H2S के साथ HCl गैस भी मिक्स करते हैं, उससे क्या होता है सल्फाइड का कंसंट्रेशन कम हो जाता है और लेस अमाउंट ऑफ सल्फाइड में ग्रुप सेकंड के जो कैटायंस हैं वो प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेते हैं, वो डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं क्योंकि उनका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो होता है KSP वो सल्फाइड के साथ कम होता है। लेकिन ग्रुप 4 के कैटायंस का सल्फाइड का जो KSP होता है वो ज्यादा होता है, तो वो कम अमाउंट में भी डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन ग्रुप सेकंड के कैटायंस कम सल्फाइड में प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा बच्चों इसका, बोथ सेकंड ए एंड सेकंड बी ग्रुप, बिकॉज़ सेकंड ग्रुप को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सेकंड ए एंड सेकंड बी। तो क्या हुआ था बच्चों इसमें कि H2S एक वीक एसिड है, हमने इसमें HCl मिलाया, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से आपने देखा H+ आयन का कंसंट्रेशन, कॉमन आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया, रिएक्शन बैकवर्ड चला गया। तो अब H2S का आयनाइजेशन कम होगा, तो ऑब्वियस सी बात है सल्फाइड हमें कम मिलेगा। तो अब सल्फाइड का कंसंट्रेशन कम हो गया तो लेस अमाउंट ऑफ सल्फाइड के साथ ग्रुप सेकंड के कैटायंस प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेंगे, डिसॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो इसका आंसर हो गया बच्चों फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोक्साइड्स, हमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का ऑर्डर गिवन है हाइड्रोक्साइड्स का, हमें बताना है प्रेसिपिटेशन का ऑर्डर क्या होगा। तो बच्चों इसका KSP सबसे कम है, इसका KSP सबसे कम है, इसका मतलब इसका जो प्रेसिपिटेशन है वो सबसे ज्यादा जल्दी होगा इन तीनों के कंपैरिजन में। इसका KSP इन तीनों में सबसे ज्यादा है, तो इसका मतलब इसका प्रेसिपिटेशन इन तीनों में सबसे देरी से आएगा या लेट से होगा। तो इसलिए बच्चों सबसे जल्दी प्रेसिपिटेट कौन होगा, FeOH होल थ्राइस, देन उसके बाद ZnOH होल ट्वाइस एंड देन लास्ट में MgOH होल ट्वाइस, द ऑर्डर ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो आंसर हो गया बच्चों इसका फर्स्ट। क्लियर है, समझ में आएगा, यानी जिसका KSP कम, इसका मतलब प्रेसिपिटेशन क्या होता जाएगा, इंक्रीजेस। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कम तो प्रेसिपिटेशन इंक्रीज होता जाएगा। क्लियर है बच्चों, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन और देखते हैं, इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से रिलेटेड है क्वेश्चन। हमें Ag2CrO4 एंड AgBr का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट गिवन है, मींस KSP गिवन है, देन द रिलेशनशिप बिटवीन देयर सॉल्युबिलिटी, हमें बताना है दोनों में क्या रिलेशन होगा, मतलब कौन ज्यादा कौन कम होगा। ठीक है, तो बच्चों इसके लिए हमें थोड़ा सा मैथमेटिकली यहां पर इसको सॉल्व करना होगा, दोनों का फार्मूला डिफरेंट है। ठीक है, तो दोनों का जो सॉल्युबिलिटी आएगा वो डिफरेंट आएगा। तो देखते हैं बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल Ag2CrO4 ये किस तरह से आयनाइज होगा, 2Ag प्लस CrO4 -2, इसके 1 मोल की सॉल्युबिलिटी S, तो 2 मोल की सॉल्युबिलिटी 2S, इसके 1 मोल की सॉल्युबिलिटी S। तो बच्चों इसका KSP का फार्मूला क्या हो जाएगा, 4S3, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें क्वेश्चन में KSP गिवन है, हम यहाँ KSP की वैल्यू पुट कर देते हैं। मुझे सॉल्युबिलिटी निकालना है, S की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं 4 को नीचे डिवाइड कर देता हूँ। और बच्चों यहाँ पर एक्चुअली रूट क्यूब हमें लेना होगा, 4 को मैंने नीचे डिवाइड किया तो यहाँ क्यूब था, उधर दैट मींस रूट क्यूब, तो हमें इसका क्या करना है बच्चों, रूट क्यूब करना है। ठीक है, तो क्या किया हमने, S³ इज इक्वल टू हमारे पास ये आया था बच्चों डिवाइडेड बाय 4, ये क्यूब हटाने के लिए हम उधर क्या कर देंगे बच्चों, रूट क्यूब कर देंगे। रूट क्यूब को हम 1/3 लिख सकते हैं पावर में। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले 1.1 और 4 को डिवाइड करेंगे तो मुझे वैल्यू मिलेगी 0.275, 10 टू द पावर -12 को मैंने एज इट इज रखा है यहां तक। ठीक है, अब बच्चों एक्चुअली मैं इस क्वेश्चन के थ्रू आपको रूट क्यूब को अप्रोक्सीमेट हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो भी आपको सिखाना चाहता हूं, बिकॉज़ ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। तो एक्चुअली हमें यहां पे रूट क्यूब को थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन में सीखना है। देखते हैं बच्चों, सबसे पहले 0.275 को मैं इस पॉइंट को अगर मैं यहां से हटाऊंगा तो ये पॉइंट जब हम यहां से हटाएंगे तो यहां हो जाएगा बच्चों 10 टू द पावर -15, क्योंकि जब मैं पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 1000 हो जाएगा, 1000 को ऊपर ले जाऊंगा दैट इज 10 टू द पावर -15। अब बच्चों एक्चुअली मुझे 275 का रूट क्यूब करना है, तो बहुत इजी सी अगर बात देखें हम कि 275 ऐसी किस वैल्यू के आसपास आ रहा है, तो देखो बच्चों अगर आप 216 का रूट क्यूब करते हो तो वो 6 के इक्वल होता है। क्या बच्चों, 216 का अगर हम रूट क्यूब करते हैं तो वो 6 के इक्वल होता है। परफेक्ट रूट क्यूब इसको कहते हैं बच्चों। 343 का रूट क्यूब जो होता है बच्चों वो 7 होता है, दैट इज परफेक्ट रूट क्यूब। अब ये तो परफेक्ट रूट क्यूब होते हैं बच्चों, जनरली हमें याद होते हैं। अब जो 275 है वो ऑब्वियस सी बात है 216 और 343 के यहां बीच में लाई करेगा, 275 216 और 343 के बीच में यहां लाई करेगा मिड पॉइंट पर। तो बच्चों अप्रोक्सीमेशन हम बोल सकते हैं कि 275 इन दोनों के बीच में होगा, तो ऑब्वियस सी बात है इसका रूट क्यूब जो होगा वो इन दोनों के बीच में यहां पे लाई करेगा। तो इसको मैं मान लेता हूं अप्रोक्सीमेटली 6.5। तो बच्चों इसका रूट क्यूब 6.5, 10 टू द पावर -15 का रूट क्यूब जब आप करोगे तो इसका मतलब होता है -15/3 दैट इज 10 टू द पावर -5। इस तरह से बच्चों हमें रूट क्यूब सॉल्व करने होते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन एक्चुअली दिखने में टफ लगता है बट हम कर सकते हैं इसको मैथमेटिकली सॉल्व। तो 275 इन दोनों के बीच में है, तो 6 और 7 के बीच की वैल्यू 6.5। मेरे पास सॉल्युबिलिटी आ गई बच्चों Ag2CrO4 की। ठीक है, अब हम AgBr की सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट करेंगे बच्चों। तो AgBr किस तरह से आयनाइज होता है, ये S क्योंकि दोनों 1 मोल है, तो इसका जो KSP होगा बच्चों होगा S²। ठीक है बच्चों यहां तक ओके। अब इसकी अगर मुझे सॉल्युबिलिटी निकालनी है, KSP मुझे गिवन है, तो मुझे यहां से स्क्वायर हटाकर उधर क्या करना होगा बच्चों, अंडर रूट। तो अंडर रूट का मतलब 1/2 पावर में। अब बच्चों 5 का अंडर रूट भी हम कर सकते हैं, बट फिर -3 का अंडर रूट करने में हमें डिफिकल्टी हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हम इस वैल्यू को इस तरह से लिख सकते हैं बिल्कुल मैथमेटिकली। अगर मैं इसको 50 लिखता हूं तो इसे मुझे 10 टू द पावर -14 लिखना होगा। अब बच्चों मेरे पास इजी हो जाता है क्योंकि हम जानते हैं 49 का अंडर रूट 7 होता है। हम जानते हैं बच्चों 49 का अंडर रूट 7 होता है, तो ऑब्वियस सी बात है जो 50 है वो उसके नियर है, तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली क्या ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं। 7 से थोड़ा सा ज्यादा होगा 7.01 7.02, बट हम अप्रोक्सीमेटली इसको 7 ले लेते हैं बिकॉज़ नियर टू 7 होगी वैल्यू। और -14 का 1/2 कितना हो जाएगा, -7। तो ये मेरे पास अप्रोक्सीमेटली आ गया। अब बच्चों आप इजीली देखकर बता सकते हो कि दोनों में से किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। तो बच्चों 10 टू द पावर -5 इज ग्रेटर देन 10 टू द पावर -7, तो हम कह सकते हैं कि Ag2CrO4 की सॉल्युबिलिटी AgBr से ज्यादा है इन दिस क्वेश्चन। तो दैट इज द आंसर। तो ये रिलेशन आ गया कि सॉल्युबिलिटी ऑफ Ag2CrO4 इज ग्रेटर देन सॉल्युबिलिटी ऑफ AgBr। तो मुझे एक छोटा सा टॉपिक और देखते हैं इंपॉर्टेंट, प्रेसिपिटेशन ऑफ NaCl दैट इज कॉमन सॉल्ट का प्रेसिपिटेशन हमें करना है। फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ NaCl, HCl गैस पास इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। हमारे पास NaCl का सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें अब हम HCl गैस पास करेंगे तो उससे क्या होगा, द कंसंट्रेशन ऑफ Cl- जो है वो इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू कॉमन आयन। सो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Na+ एंड Cl- आयन बिकम्स मोर देन KSP ऑफ NaCl, सो NaCl इजीली प्रेसिपिटेटेड। तो एक्चुअली इसको समझते हैं बच्चों, अभी ये हमारे पास NaCl का सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, मतलब ये मैक्सिमम जितना डिसॉल्व होना था डिसॉल्व हो चुका है, सॉल्युबल फॉर्म में है। अब हम इसका KSP इस तरह से लिखेंगे बच्चों, अभी KSP और आयनिक प्रोडक्ट इक्वल है, अभी KSP इज इक्वल टू क्या है बच्चों, Q है। ठीक है, आयनिक प्रोडक्ट और KSP अभी इक्वल है, सैचुरेशन पर है। अब हम चाहते हैं कि NaCl प्रेसिपिटेट आउट हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें HCl गैस पास करेंगे। HCl गैस पास करने से क्या होगा, आपको इजीली नजर आ रहा होगा, कॉमन आयन, कौन है कॉमन आयन, Cl-। तो बच्चों कॉमन आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया
कॉमन आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होते ही क्या हुआ, जो क्यूआईपी है आयनिक प्रोडक्ट वो इंक्रीज हो गया, और जब आयनिक प्रोडक्ट इंक्रीज हो गया केएसपी से ज्यादा हो गया, तो ऑब्वियसली बात हमने पढ़ा था कि जब आयनिक प्रोडक्ट केएसपी से ज्यादा हो तो प्रेसिपिटेशन हो जाता है, तो दैट इज ड्यू टू कॉमन आयन Cl माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ गया, तो अब हम बोल सकते हैं कि जो आयनिक प्रोडक्ट है वो इंक्रीज हो गया, तो दैट इज आयनिक प्रोडक्ट। ये आयनिक प्रोडक्ट इंक्रीज हो गया तो हम बोलेंगे प्रेसिपिटेशन हो गया बच्चों, क्लियर है। तो हम बोल सकते हैं यहां से हमारे पास NaCl प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। समझ में बच्चों बात, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, एक स्पेशल पॉइंट देखते हैं बच्चों, थोड़ा डिफरेंट है। क्या है बच्चों इसमें, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड्स इंक्रीजेस एट लोअर पीएच। लोअर पीएच का मतलब है और जिसमें H+ का कंसंट्रेशन क्या हो, ज्यादा हो। वीक एसिड के सॉल्ट, क्या बच्चों, वीक एसिड के सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी को हम इंक्रीज कर सकते हैं लोअर पीएच पर, दैट मींस जब H+ उसमें ऐड किया जाए, जब आप H+ ऐड करोगे तो ऑब्वियसली बात है पीएच कम होगा, एसिडिक होता जाएगा। तो एसिडिक मीडियम में H+ की प्रेजेंस में वीक एसिड के सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। वो कैसे बच्चों, हम इसको समझते हैं। दिस इज बिकॉज एट लोअर पीएच, लोअर पीएच पर क्या होगा बच्चों, H+ का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, क्योंकि पीएच कम तो H+ का कंसंट्रेशन ज्यादा, यानी आपने बाहर से एसिडिक मीडियम मिला दिया तो H+ का अमाउंट ज्यादा है, उससे क्या होगा, द कंसंट्रेशन ऑफ द एनायन डिक्रीजेस ड्यू टू इट्स प्रोटोनेशन। तो बच्चों एक सॉल्ट है हमारे पास वीक एसिड का, हमने उसमें बाहर से H+ ऐड किया, ठीक है, तो ये H+ क्या करेगा ना, सॉल्ट के एनायन से रिएक्ट कर लेगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, सॉल्ट में जो एनायन प्रेजेंट है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा जो हम बाहर से H+ ऐड कर रहे हैं, जिससे कि रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होती जाएगी, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी। तो हम इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं बच्चों, दिस इन टर्न इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट सो दैट Ksp हो जाएगा, सैचुरेशन आ जाएगा बच्चों। एग्जांपल्स, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर बेंजोइट, सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCN को हम इस तरह से बच्चों एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। सिल्वर बेंजोइट हम एग्जांपल ले लेते हैं, सिल्वर बेंजोइट दैट इज PHCOAg, जो कि वीक एसिड वीक बेस का एक सॉल्ट है, ये वीक एसिड और ये वीक बेस, वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है। तो बच्चों यहाँ पर एक्चुअली जो पीएच है इसका मतलब हो गया C6H5COOAg, ठीक है, दैट इज ये हो गया बच्चों हमारे पास सिल्वर बेंजोइट। अब हम चाहते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करना, तो इसके लिए अब हम इसको एसिडिक मीडियम में यानी कि H+ हम इसमें बाहर से ऐड करेंगे, उससे क्या होगा बच्चों, ये सिल्वर बेंजोइट एक्वस मीडियम इस तरह से भी आयनाइज हो रहा है। अब हम जैसे ही इसमें बाहर से H+ ऐड करेंगे तो ये जो एनायन है और H+ है ये दोनों रिएक्ट कर लेंगे, यानी इसका क्या हो गया, प्रोटोनेशन हो गया, इसने प्रोटॉन के साथ अट्रैक्शन कर लिया। तो ऑब्वियसली बात है बच्चों, ली चैटलियर प्रिंसिपल भी हम यहां लगा सकते हैं कि इसका कंसंट्रेशन कम होता जाएगा, और जब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम होता जाता है तो रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होती जाती है, और फॉरवर्ड शिफ्ट होने का मतलब दैट मींस सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल आयनाइजेशन ऑफ सॉल्ट इंक्रीजेस एंड हेंस सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। तो बच्चों वीक एसिड के सॉल्ट का अगर हमें सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करना हो तो हम उसमें H+ ऐड करेंगे, उसका प्रोटोनेशन कर देगा, रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, दैट मींस सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। समझ में बच्चों बात। ओके बच्चों, एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCN इज मैक्सिमम इन। तो सबसे पहले बच्चों AgCN कौन है, इट इज वीक बेस, इट इज वीक एसिड। तो वीक एसिड वीक बेस का ये सॉल्ट है, ठीक है, इसका हम एक्वस मीडियम लेंगे, तो एक्वस मीडियम में ये आयनाइज हो जाएगा Ag+ और Cn माइनस में, ठीक है। अब हमें इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करनी है, तो वो पूछ रहा है कि एसिडिक बफर हम इसमें ऐड करें या बेसिक बफर सॉल्यूशन ऐड करें या वाटर ऐड करें, क्या करें जिससे कि इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो बच्चों इसके लिए हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा कि वीक एसिड के सॉल्ट का अगर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करना हो तो उसमें हम H+ ऐड कर देते हैं, पीएच लोअर पीएच पर उसका सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाता है। तो बच्चों एसिडिक बफर सॉल्यूशन अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन से हमें कौन मिलेगा बच्चों, H+ मिलेगा। एसिडिक बफर सॉल्यूशन से H+ आएगा, ये H+ इसका प्रोटोनेशन कर देगा, HCN बना लेगा जो कि एक वीक एसिड है, ठीक है। तो अब रिएक्शन कहां शिफ्ट हो रहा है बच्चों, फॉरवर्ड, या वही ली चैटलियर प्रिंसिपल, Cn माइनस डिक्रीज हो रहा है, रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, तो इसका मतलब सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो आंसर हो गया बच्चों फर्स्ट, दैट इज एसिडिक बफर सॉल्यूशन। क्लियर है बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक बफर सॉल्यूशन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और बच्चों इसमें लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, एग्जांपल्स बनते हैं, इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम्स में क्वेश्चन की आने की प्रोबेबिलिटी रहती है बच्चों। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो व्हाट इज बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन क्या है बच्चों, कोई सॉल्यूशन है जिसमें अगर हम बाहर से स्मॉल अमाउंट में कोई स्ट्रॉन्ग एसिड या स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करते हैं, तो जिस सॉल्यूशन में आप स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर रहे हो और सॉल्यूशन पीएच चेंज को रेसिस्ट कर दे, तो ऐसे सॉल्यूशन को बफर सॉल्यूशन कहते हैं। क्योंकि वैसे तो हम जानते हैं कि अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस मिलाएंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाने से H+ आएगा, और H+ आएगा तो ऑब्वियसली बात है पीएच कम होता जाएगा, यानी एसिडिक होता जाएगा। स्ट्रॉन्ग बेस मिलाएंगे तो OH- आएगा, पीएच इंक्रीज होता जाएगा, बेसिक होता जाएगा। लेकिन अगर हम एक ऐसे सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस डाल रहे हैं लेकिन स्मॉल अमाउंट में डाल रहे हैं, और अगर वो सॉल्यूशन पीएच चेंज नहीं होने दे, तो ऐसे सॉल्यूशन को बफर सॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन हाँ बच्चों, बफर सॉल्यूशन में भी अगर हम बात करें तो पीएच बहुत नेग्लिजिबल चेंज तो होता है, चेंज होता है बट वो नेग्लिजिबल होता है, यानी पीएच ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। हम ऐसा नहीं करेंगे पीएच बिल्कुल भी जीरो चेंज होता होगा, नहीं, ड्रास्टिक चेंज नहीं होता है, बहुत नेग्लिजिबल चेंज होता है, उस चेंज को एक्चुअली हम कंसीडर नहीं करते हैं, यानी पीएच ऐसे सॉल्यूशन का पीएच ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बफर सॉल्यूशन कहते हैं। और हम इसको पूरा अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे बच्चों, कब कोई सॉल्यूशन बफर होगा, कब कोई सॉल्यूशन बफर नहीं होगा, क्या क्या कंडीशंस हैं, उसके क्या फॉर्मूलेज हैं, क्या न्यूमेरिकल्स हैं, वो सब हम देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन डज नॉट चेंज ऑन डाइल्यूशन। डाइल्यूशन करने से बफर सॉल्यूशन की पीएच चेंज नहीं होती है, जो पीएच उसकी पहले से है वो ऑलमोस्ट उतनी रहेगी, डाइल्यूशन करने से उसकी पीएच चेंज नहीं होती है। इसको हम आगे एक फॉर्मूले के थ्रू प्रूव भी करेंगे बच्चों। द पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन रिमेन्स कांस्टेंट इवन इफ इट इज केप्ट फॉर अ लॉन्ग स्टैंडिंग। ऐसा देखा गया बच्चों कि अगर हम बफर सॉल्यूशन को बहुत देर के लिए रख दें तो भी उसकी पीएच में कोई खास चेंज नहीं आता है, दैट इज बफर सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। अब बफर सॉल्यूशन के टाइप्स होते हैं, सिंपल बफर सॉल्यूशन एंड मिक्स बफर सॉल्यूशन। मिक्स बफर सॉल्यूशन आर आल्सो टू टाइप्स, एसिडिक बफर सॉल्यूशन एंड बेसिक बफर सॉल्यूशन। एसिडिक बफर सॉल्यूशन मतलब जो पहले से एसिडिक है, लेकिन अगर आप बाहर से स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस मिला रहे हो स्मॉल अमाउंट में, बच्चों ये इंपॉर्टेंट एक कंडीशन है स्मॉल अमाउंट, क्योंकि अगर आप बाहर से स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस लार्ज अमाउंट में मिलाओगे तो फिर बफर सॉल्यूशन की पीएच को उतना रेसिस्ट नहीं कर पाएगा जितना वो स्मॉल अमाउंट में कर पाता है। तो वो मैकेनिज्म के थ्रू समझेंगे बच्चों, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, पर ध्यान रखना है हमें कि स्मॉल अमाउंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, यानी बाहर से जो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस मिला रहे हो वो बहुत स्मॉल अमाउंट में होना चाहिए, जिससे कि पीएच जो सॉल्यूशन है उसको रेसिस्ट कर सके, पीएच चेंज ना हो पाए, तब हम कहेंगे कि सॉल्यूशन बफर बन पाएगा, ठीक है। तो क्लियर है बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल बफर सॉल्यूशन की। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड वीक बेस टाइप्स ऑफ सॉल्ट। हमने बच्चों वीक एसिड वीक बेस टाइप सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस पढ़ा था। तो एक्चुअली ये जो सॉल्ट है
जिसका हमने हाइड्रोलिसिस पढ़ा था, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड वीक बेस, जो हमें सॉल्ट मिलता है। ये जो सॉल्ट है बच्चों, ये एक सिंपल बफर सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है। अगर आप इसमें बाहर से स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस मिलाओगे तो इसका पीएच चेंज, ऑलमोस्ट पीएच इसका कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता है। सो इट इज सिंपल बफर सॉल्यूशन। ठीक है, देखते हैं बच्चों, हमने, अगर आपको याद आ रहा हो बच्चों, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था और हमने कहा था ऐसे सॉल्यूशंस का पीएच ऑलमोस्ट 7 रहता है। ऑलमोस्ट ये न्यूट्रल रहते हैं, इसीलिए हम इसको एसिडिक या बेसिक नहीं कह रहे हैं, इसको सिंपल बफर सॉल्यूशन कह रहे हैं, जिसका पीएच ऑलमोस्ट न्यूट्रल रहता है, ऑलमोस्ट 7 रहता है। ठीक है, तो वही फॉर्मूला यहां भी यूज होगा बच्चों। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि कोई वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट आपको दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए बताइए इसकी पीएच क्या है, तो हम इसी फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब अगर बात करें बच्चों इसके एग्जांपल्स, वीक एसिड वीक बेस के एग्जांपल्स हैं। अब इसके मैकेनिज्म समझते हैं बच्चों, तो हम इसके मैकेनिज्म इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, हम इसका बफर एक्शन समझते हैं कि ये जो सिंपल बफर सॉल्यूशन है वो बफर कैसे है, वो बफर की मैकेनिज्म क्या है उसकी। तो देखो बच्चों, CH3COONH4 को हमने वाटर में डाला, हाइड्रोलिसिस होगा। हमने पढ़ा था यहाँ कैटायन और एनायन दोनों हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो देखो रिएक्शन हो रही है। इट इज वीक एसिड एंड इट इज बच्चों वीक बेस। ओके, अब अगर मैं बाहर से स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करता हूं तो हमें देखना है पीएच कैसे चेंज नहीं हो पाता है। ठीक है, तो हमारे पास सॉल्यूशन में पहले से ही रखा हुआ है एक कंटेनर है, उस कंटेनर में अभी मेरे पास पहले से ये स्पीशीज रखी हुई है बच्चों। ठीक है, इस कंटेनर में पहले से मेरे पास ये सारी स्पीशीज प्रेजेंट है। अब हम इस कंटेनर में यानी इस सिस्टम में बाहर से स्मॉल अमाउंट में एक स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करते हैं। और बच्चों, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करोगे तो ऑब्वियस सी बात है H+ आएगा। ठीक है, तो केस 1 देखते हैं बच्चों हम, व्हेन मिक्सिंग ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, H+ आप बाहर से मिला रहे हो, स्ट्रॉन्ग एसिड से H+ आएगा। अब आप बच्चों सोचो कि जब हम बाहर से H+ मिलाएंगे इस सिस्टम में, और H+ कौन है, कैटायन है, एक एसिड है, तो इसमें जो भी बेस होगा वो बेस इस H+ को देखकर इस पे अटैक कर देगा। कंटेनर में आपके पास पहले से इस सिस्टम में स्पीशीज है, आपने बाहर से H+ डाला, तो इस सिस्टम में जो भी एनायन या बेस होगा वो इस H+ पे अटैक कर देगा और उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, उसको बैलेंस कर देगा। तो अब आप देखिए बच्चों, इसमें कौन है जो H+ के साथ रिएक्ट कर सकता है। एक तो ये कर सकता है, इट इज एनायन, और कौन रिएक्ट कर सकता है बच्चों, NH4OH, दैट इज बेस है। तो ये एनायन इस कैटायन पे अटैक कर देगा, ये बेस है, ये भी इस पे अटैक कर देगा, तो ये दोनों ही इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। देखो कैसे, तो CH3CO- जो हमारे पास सॉल्यूशन में पहले से प्रेजेंट था, हमने इसमें बाहर से H+ डाला, H+ को इसने क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। और बच्चों ये कौन है, इट इज अ वीक एसिड। तो ये आगे 100% आयनाइज तो होगा नहीं, हम मान लेते हैं थोड़ा बहुत आयनाइज वापस बैकवर्ड आयनाइज होगा, लेकिन एक्चुअली उतना आयनाइज नहीं होगा। तो हम कहते हैं ना पीएच बफर सॉल्यूशन का बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं आता है, अगर होता भी होगा तो नेग्लिजिबल चेंज होता होगा, जिसको हम ऑलमोस्ट सेम मानकर चलते हैं। अब हम बच्चों जो स्मॉल अमाउंट की बात कर रहे हैं वो एक्चुअली हम कंपैरिजन की बात कर रहे हैं। तो ये जो हमारे पास एनायन पहले से है, एक्चुअली हम इसके कंपैरिजन में बात कर रहे हैं कि इसके कंपैरिजन में जो आपने H+ लिया है वो स्मॉल अमाउंट में लिया है। ऐसा भी आप बोल सकते हो लिमिटिंग रिएजेंट की फॉर्म में लिया है, मतलब ये एक्सेस है और ये लिमिटिंग है। तो ये जो एक्सेस है ये कम वाले को न्यूट्रलाइज कर देगा, बैलेंस कर देगा, यानी H+ जो आपने बाहर से डाला था उसको खत्म कर देगा ये एसिटेट आयन। तो हमारे पास फ्री H+ बचेगा नहीं, तो इसलिए ऑलमोस्ट पीएच हमारा कांस्टेंट रहेगा। और ये NH4OH भी क्या कर देगा, H+ के साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो ये भी कौन यहाँ पर भाई, इसके कंपैरिजन में H+ यहाँ पर स्मॉल अमाउंट में है, तो H+ आपने पहले से कम मिलाया है और फिर दूसरा ये बेस उसको न्यूट्रलाइज भी कर रहा है। तो अब हमारे पास कंटेनर में ऑलमोस्ट जो पीएच है वो सेम रहेगा, यानी मोस्ट ऑफ द H+ को, मैक्सिमम H+ को ये क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो पीएच में कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा, ऑलमोस्ट सेम रहेगा पीएच। ठीक है बच्चों, ऐसे अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करें इस सॉल्यूशन में बाहर से, तो देखते हैं क्या होगा स्मॉल अमाउंट में, लेकिन ध्यान रखना व्हेन मिक्सिंग ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस। क्योंकि आप सोचो बच्चों, अगर आप यहाँ पर इस H+ को ज्यादा अमाउंट में मिलाते, तो अगर आप इसको ज्यादा अमाउंट में मिलाते तो ये पूरा इसको H+ को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता, फिर कुछ ना कुछ H+ रह जाता और फिर पीएच थोड़ा बहुत चेंज हो जाता। ठीक है, इसलिए हम बोल रहे हैं स्मॉल अमाउंट में होना चाहिए। अब बेस से कौन आएगा, OH- को कौन न्यूट्रलाइज करेगा, जो एसिड है और जो कैटायन है, यानी ये और ये दोनों इस OH- पे अटैक कर देंगे और उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे लाइक दिस। ठीक है, तो अब हमारे पास ये OH- स्मॉल अमाउंट में था, बाहर से हमने स्मॉल अमाउंट में मिलाया था, ये दोनों इस OH- को बैलेंस कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो जब फ्री OH- नहीं रहेंगे तो POH चेंज नहीं होगा, तो ऑब्वियसली बात है पीएच भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। तो दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ सिंपल बफर सॉल्यूशन कि ये कैसे वर्क करते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं मिक्स बफर सॉल्यूशन की। मिक्स बफर सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, एसिडिक बफर सॉल्यूशन एंड बेसिक बफर सॉल्यूशन। तो फर्स्ट है बच्चों एसिडिक बफर सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है कि एक सॉल्यूशन है हमारे पास, उसकी पीएच जो है ना बच्चों वो पहले से ही 7 से कम है, हम रूम टेंपरेचर पे बात कर रहे हैं बच्चों। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसकी पीएच पहले से ही 7 से कम है, 0 to 7 के बीच में है, यानी एसिडिक उसकी नेचर है। लेकिन अगर आप इसमें बाहर से स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर रहे हो और इस सॉल्यूशन की जो भी पीएच पहले से है और उसमें चेंज नहीं आ रहा है, तो ऐसे सॉल्यूशन को बच्चों हम एसिडिक बफर सॉल्यूशन कहेंगे। एसिडिक क्यों, क्योंकि उसकी पीएच पहले से एसिडिक है, 7 से कम है। ठीक है, सपोज मान लेते हैं 5 है, लेट। अब आपने बाहर से स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस मिलाया और उसकी तो पीएच पहले से 5 थी, वो ऑलमोस्ट उतनी बनी रही, तो हम कहेंगे ऐसे सॉल्यूशन को बफर सॉल्यूशन, दैट इज एसिडिक बफर सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, अब इसके लिए कंडीशन क्या है कि कौन सा बफर सॉल्यूशन एसिडिक होगा और कब होगा। तो बच्चों इसके लिए हमें ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंटली समझना है कि वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस, वीक एसिड और उसी का कॉन्जुगेट बेस अगर है तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन है। ठीक है, या फिर हम इसी बात को ऐसे बोल सकते हैं कि वीक एसिड हो, कौन हो बच्चों, वीक एसिड हो, और उस वीक एसिड का सॉल्ट हो साथ में किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। क्या बच्चों, इस वीक एसिड का कोई भी सॉल्ट बना हुआ हो विद एनी स्ट्रॉन्ग बेस, अगर वो इस वीक एसिड के साथ है तो भी हम उसको एसिडिक बफर सॉल्यूशन कहते हैं। अब बच्चों आपको ये बात एक्चुअली एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझ आएगी, तो एग्जांपल्स देखते हैं। देखो बच्चों, CH3COOH इज अ वीक एसिड। ठीक है, अब इस वीक एसिड का ही कोई सॉल्ट इसके साथ में प्रेजेंट है, और यहां जो ये स्ट्रॉन्ग बेस वाला पार्ट है ये कोई भी हो सकता है। जैसे मैं सपोज लूं, ऐसा भी हो सकता था CH3COOK, ये भी हो सकता है। बट जो वीक एसिड आपने लिया है इस सॉल्ट में भी वीक एसिड वही होना चाहिए, हाँ स्ट्रॉन्ग बेस कोई सा भी हो सकता है। तो बच्चों ऐसे सॉल्यूशन को एसिडिक बफर सॉल्यूशन कहते हैं। एक और बात, हमने बोला वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस। अब ये वीक एसिड है तो बच्चों इसका कॉन्जुगेट बेस कौन होगा, जब ये एक H+ रिलीज कर देगा, हमने पढ़ा था। तो देखो ये वीक एसिड, ये इसका कॉन्जुगेट बेस, तो या तो आप इसको बोलो या इसको बोलो, दैट इज एसिडिक बफर सॉल्यूशन। तो ये कंडीशन हो गई बच्चों। ठीक है, और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखो ये वीक एसिड है, कॉन्जुगेट बेस कब बनता है, जब ये अपना एक H+ रिलीज कर देगा।
कर दिया बच्चों एक H+ रिलीज, ठीक है। तो वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस दैट इज एसिडिक बफर सॉल्यूशन। और इंपॉर्टेंटली हमें ध्यान रखना है कि हमारे ब्लड में पीएच के चेंज को कौन रेसिस्ट करता है, ये रेसिस्ट करता है, दैट इज एसिडिक बफर सॉल्यूशन। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, हमसे पूछा जाता है कि ना ब्लड जो पीएच है वो सेम रहता है ऑलमोस्ट, उसमें डिफरेंस नहीं आता है ज्यादा, वो किस की वजह से होता है, दैट इज द एग्जांपल। ये हमें याद रखना है बच्चों, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं बच्चों H3PO4। मैंने आपको बताया था H3PO4 का वैलेंसी फैक्टर 3 होता है, ये टोटल मैक्सिमम 3H+ रिलीज कर सकता है, ठीक है। तो देखो इसने एक H+ यहां से रिलीज किया, तो देखो ये हो गया वीक एसिड, ये हो गया बच्चों वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसी एसिड का एक सॉल्ट है विद स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, ठीक है। तो हमने एक एग्जांपल ले लिया NaOH के साथ, तो H3PO4 NaOH के साथ एक बफर तो ये बना रहा है, और जब ये 2H+ रिलीज कर देगा बच्चों तब तो फिर ये ऐसे बनाएगा। जब ये तीनों H+ रिलीज कर देगा, या हम बात करें NaOH के साथ रिएक्शन होगी, तो जब Na सोडियम तीनों H+ को रिप्लेस कर देगा तो ये बनेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों कि H3PO4 विद NaOH कितने बफर फॉर्म करता है, तो बच्चों जितना उसका बैलेंसी फैक्टर है ना, तो इसमें बैलेंसी फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो H3PO4 का बैलेंसी फैक्टर बच्चों हमने पढ़ा था 3 होता है, तो देख लो टोटल कितने बफर बना सकता है, वो 3 बफर बना सकता है विद एनी स्ट्रॉन्ग बेस, तो 3 बफर, ठीक है। तो H3PO4 3 बफर सिस्टम्स फॉर्म कर सकता है विद NaOH, जो कि हमने एग्जांपल में लिया है। और देखते हैं बच्चों H3PO3 का बैलेंसी फैक्टर हमने पढ़ा था 2 होता है बच्चों। तो अब ये मैक्सिमम कितने H+ रिप्लेस कर सकता है, 2, तो एक इसने रिप्लेस कर दिया तो एक एसिडिक बफर बन गया, तो वीक एसिड और इसी का सॉल्ट वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। आगे अब अगर ये 2 H+ रिप्लेस कर दे तो इस तरह से हो जाएगा बच्चों, मैक्सिमम ये 2 ही H+ रिप्लेस कर सकता है। तो बताओ इसके कितने बफर बने विद NaOH, 2 बफर बनाए इसने, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों H3PO2 का बैलेंसी फैक्टर से 1 होता है, तो मैक्सिमम ये कितने H+ रिप्लेस कर सकता है, सिर्फ 1, तो ये कितने बफर बना सकता है बच्चों, बस 1 बफर बना सकता है। समझ में आ गया बच्चों। तो वीक एसिड प्लस वीक एसिड और किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट अगर सॉल्यूशन में है तो वो सॉल्यूशन एसिडिक बफर होगा, वो पीएच के चेंज को रेसिस्ट करेगा, वो मैकेनिज्म हम देखेंगे बच्चों, ठीक है, कि ये कैसे बफर एक्शन शो करता है। तो ये एग्जांपल बच्चों पूछे जाते हैं। ओके बच्चों, अब हम लोग एसिडिक बफर सॉल्यूशन के बफर एक्शन के मैकेनिज्म को समझते हैं, उसके लिए एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाला बच्चों एसिटिक एसिड प्लस सोडियम एसीटेट, इट इज नोन एज सोडियम एसीटेट, ठीक है बच्चों। तो हम इस एग्जांपल के थ्रू एसिडिक बफर सॉल्यूशन की मैकेनिज्म को समझते हैं। अब बच्चों हमें देखना होगा कि पहले से कंटेनर में मैंने क्या लिया हुआ है, वीक एसिड और उसका सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, ठीक है। अब हमें देखना है कि इस कंटेनर में कौन कौन सी स्पीशीज अभी हमारे पास इनिशियली प्रेजेंट है। अभी हम स्ट्रॉन्ग बेस अभी हमने डाला नहीं है, उससे पहले की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इनिशियली बच्चों एसिटिक एसिड आयनाइज हो गया, ठीक है। एक्वा सॉल्यूशन मान लेते हैं हम बच्चों, तो वाटर है प्रेजेंट तो वो आयनाइज हो गया लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन शो करेगा क्योंकि वीक एसिड है। और बच्चों जो सोडियम एसीटेट है वो सॉल्ट है, हम पढ़ चुके हैं कि सॉल्ट 100% आयनाइज हो जाते हैं, हो गया आयनाइज। अब एक और बात बच्चों मैं आपसे पूछूं कि जो Na+ है वो Na+ NaOH से आया है, और NaOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और हमने पढ़ा था कि स्ट्रॉन्ग बेस का जो कॉन्जुगेट एसिड बनता है वो वीक होता है, वो वापस से रिएक्ट नहीं करता है, उसे स्पेक्टेटर आयन कहते हैं, ये हमने बात डिस्कस की थी। तो एक्चुअली यहां पर बच्चों Na+ इज स्पेक्टेटर आयन बिकॉज इट इज अ वीक कॉन्जुगेट एसिड, क्योंकि ये NaOH से आया है और NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, तो स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्जुगेट वीक होता है, सो इट इज अ स्पेक्टेटर आयन, ये आगे रिएक्ट नहीं करेगा, यानी ये हमारे पास यहां किसी काम का एक्चुअली नहीं है। समझ में बच्चों। तो अभी मेरे पास ये स्पीशीज पहले से प्रेजेंट है। अब इसमें एक बात और पहले हम समझे बच्चों कि ये स्पीशीज इनिशियली मेरे पास प्रेजेंट है, क्या आपको इसमें कॉमन आयन नजर आ रहा है बच्चों? बिल्कुल, एसीटेट आयन CH3COO- का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया, तो रिएक्शन कहां शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड शिफ्ट होने से क्या हुआ कि जो एसिटिक एसिड है उसका आयनाइजेशन कम हो गया, ठीक है। तो हमारे पास एसिटिक एसिड का यहां आयनाइजेशन उतना ज्यादा एक्चुअली हो नहीं रहा है क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है। ये इनिशियली अभी सिस्टम के अंदर प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, पर ये बफर है। अब हमें प्रूव करना है बफर कैसे है, तो हम इसमें स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड या स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करेंगे तो हम देखेंगे इसका पीएच चेंज नहीं हो पाता है कैसे। और एक और बात बच्चों, यहां देखो आपको फ्री H+ मिल रहा है ना, अभी इसमें इनिशियली फ्री H+ है इसलिए एसिडिक है, इसलिए इसको एसिडिक बफर सॉल्यूशन कह रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब हम समझते हैं कि बफर एक्शन कैसे शो करता है। इफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज एडेड टू दिस बफर सॉल्यूशन, अब हम क्या कर रहे हैं, बाहर से इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड मिला रहे हैं स्मॉल अमाउंट में, ठीक है। तो बच्चों वही बात H+ आएगा और उस H+ को कौन न्यूट्रलाइज कर देगा, जो भी इसमें बेस प्रेजेंट है, ठीक है। तो देखो द H+ आयंस ऑफ द एसिड रिएक्ट विद द बेसिक कंपोनेंट CH3COO- आयंस इन द बफर। तो मेरे पास पहले से CH3COO- प्रेजेंट है, मैंने बाहर से H+ डाला, तो ये एसिटेट आयन उस H+ को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, और हमने इसको वैसे ही स्मॉल अमाउंट में लिया है और ये एक्सेस में है तो ये इसको पूरा न्यूट्रलाइज कर देगा, ऑलमोस्ट इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो जब फ्री H+ हमारे पास नहीं बचेगा तो पीएच ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। समझ गए बच्चों? ऐसी और कौन रिएक्ट कर सकता है बच्चों इसमें से, देखते हैं। मोस्ट ऑफ द एडेड H+ आयंस आर कंज्यूम्ड बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट इन द बफर सॉल्यूशन इज हाई। देख लो आप बच्चों, मुझे वीक एसिड से भी एसिटेट आयन मिल रहा है, मुझे सोडियम एसिटेट से भी एसिटेट आयन मिल रहा है, तो मेरे पास एसिटेट आयन एक्चुअली एक्सेस में है और उसके कंपैरिजन में हमने जो एसिड मिलाया है बाहर से स्ट्रॉन्ग, वो कम अमाउंट में मिलाया है, तो उसको ऑलमोस्ट न्यूट्रलाइज कर देगा बच्चों। द रिएक्शन नियरली गोज टू कंप्लीशन बिकॉज एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड एंड इट्स आयन हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म नॉन आयनाइज्ड एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल। वही बात है बच्चों, एक्चुअली अब क्या होगा, ये जो एसिटिक एसिड बना है, ये जो एसिटिक एसिड बना है वीक एसिड है, तो इसका आयनाइजेशन बहुत कम होता है बच्चों, इसका आयनाइजेशन बहुत कम होगा, तो ऑब्वियसली बात है ये रिएक्शन को बैकवर्ड ले जाने में उतना कैपेबल नहीं होगा, तो इसी फॉर्म में ऑलमोस्ट रहेगा, तो हमें H+ उतना अच्छे से मिल नहीं पाएगा, तो पीएच हमारा ऑलमोस्ट सेम रहेगा। यानी कहने का मतलब ये बच्चों, अगर सॉल्यूशन में फ्री H+ है तो सॉल्यूशन एसिडिक होता है, और जितना ज्यादा H+ होगा पीएच उतना ज्यादा कम होगा, यानी उतना ज्यादा एसिडिक होगा। ये बात हमें एक्चुअली ध्यान रखनी है, यही तो कांसेप्ट है बच्चों। अब H+ आया, उसको एसिड ने न्यूट्रलाइज कर दिया, तो हम तो ये समझ के चल रहे हैं कि H+ खत्म हो गया। अब जब फ्री H+ है ही नहीं तो इसका मतलब पीएच चेंज नहीं होगा, यानी जो बाहर से हमने H+ मिलाया है उसकी वजह से हमारा पीएच चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। जो H+ पहले से प्रेजेंट था उसकी वजह से जो पीएच है वो ऑलमोस्ट अभी उतनी ही बनी हुई है। Due to the removal of most of the added H+ ions, there is no appreciable change in pH. तो जो हमने बाहर से H+ मिलाया था, most of the H+ न्यूट्रलाइज हो गया, तो pH में कोई खास चेंज नहीं आया। That is the mechanism of acidic buffer solution when small amount of strong acid is added in it. और अब सेम बच्चों हम स्ट्रॉन्ग बेस इसमें ऐड करते हैं स्मॉल अमाउंट में, तो क्या होगा देखते हैं। ये हमारी स्पीशीज इनिशियली पहले से है अभी हमारे पास, अब मैंने इसमें स्मॉल अमाउंट में बाहर से स्ट्रॉन्ग बेस ऐड किया, तो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस इज एडेड,
अब बेस के साथ कौन क्या करेगा, जो भी इसमें एसिडिक कंपोनेंट है वो इस बेस को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो देखते हैं बच्चों, ये एसिडिक कंपोनेंट है, ये इसने बेस को क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज। तो बाहर से जो हमने OH माइनस मिलाया उसको इसने न्यूट्रलाइज कर दिया। तो जब ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो हम मानकर चलते हैं कि ऑलमोस्ट OH माइनस जो हमने बाहर से मिलाया था उसको इसने बैलेंस कर दिया। उसके मिलाने का एक्चुअली कोई इफेक्ट रहा ही नहीं ना, खत्म कर दिया उसको। तो जब ये है ही नहीं तो pOH चेंज नहीं होगा, तो फिर pH भी चेंज ऑलमोस्ट नहीं होगा। और द इफेक्ट इज द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द एडेड OH माइनस आयंस बाय CH3COH। देयरफॉर देयर इज नो एप्रिशिएबल चेंज इन pH। अब आपके मन में एक चीज और आ रही होगी बच्चों कि सर Na+ भी तो है जो OH माइनस से रिएक्ट कर सकता है। वही तो मैंने आपको पहले बताया कि Na+ इज एक्चुअली स्पेक्टेटर आयन, वो रिएक्ट नहीं करेगा। इसलिए हम बोल रहे हैं कि यहां पर हम जो मेन रिएक्शन मानकर चल रहे हैं बच्चों, वो ये वाली रिएक्शन मान के चलते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं बच्चों pH ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन। हमने क्या कहा था कि हमने जो सॉल्यूशन ले रखा है उसकी pH पहले से एसिडिक है यानी 7 से कम है। तो किस सॉल्यूशन की pH पहले से कितनी है वो डिपेंड करेगा कि उसमें जो एसिड और सॉल्ट है उनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, उनका Ka की वैल्यू क्या है, वीक एसिड की। तो उसके अकॉर्डिंग हम एक छोटा सा डेरिवेशन करते हैं बच्चों। ये एग्जांपल लेकर चलते हैं हम। ठीक है, इस एग्जांपल के थ्रू एक छोटा सा डेरिवेशन करते हैं। वीक एसिड मेरे पास CH3COH, इसके लिए मैंने आयनाइजेशन कांस्टेंट लिखा, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। अब मैं क्या कर सकता हूं, यहां से H+ की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेता हूं। तो मैं इसको इधर ले जाता हूं, इसको नीचे ले आता हूं। ठीक है, ये कौन है बच्चों, इट इज अ वीक एसिड। और ये कौन है, इट इज अ कॉन्जुगेट बेस। देख लो बच्चों, इट इज अ कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, यहाँ तो बच्चों ओके। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग माइनस लॉग ऑन बोथ साइड। जब मैं दोनों साइड माइनस लॉग से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। अब मैं इसको रिवर्स कर रहा हूं, रिवर्स करने से क्या होगा, माइनस बिकम पॉजिटिव। ये मेरे पास एसिडिक बफर की pH का फॉर्मूला आ गया कि मुझे ये देखना है कि जो बफर आप बना रहे हो, एसिडिक बफर सॉल्यूशन जो आप प्रिपेयर कर रहे हो, उसकी pH आपको कितनी रखनी है, क्या उसकी pH है, वो कॉन्जुगेट बेस और एसिड की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा बच्चों। समझ में आ रही बच्चों बात। ठीक है, ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला एक्चुअली हमको लर्न करना है, डायरेक्ट डेरिवेशन ठीक हमने एक बार देख लिया, बट हमको डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। एक बात आप देख रहे होंगे बच्चों, यहाँ पे एसिटेट आयन सॉल्ट से भी आ रहा है। इंपॉर्टेंट बात अच्छे से सुनिएगा बच्चों, यहाँ एसिटेट आयन सॉल्ट से भी आ रहा है और ये एसिटेट आयन वीक एसिड से भी आ रहा है। मैं आपसे पूछूं कि जो एसिटेट आयन है वो मेनली जो एसिटेट आयन है वो मुझे किससे ज्यादा मिलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, ये सॉल्ट है। ये 100% आयनाइज हो जाता है तो ये 100% इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यहां बच्चों कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से ये बड़ा रिएक्शन बैकवर्ड गई, तो ऑब्वियस सी बात है इसका आयनाइजेशन तो कम हो गया ना। तो वीक एसिड की वजह से जो मुझे एसिटेट आयन मिलेगा वो कम मिल रहा है, यानी ऑलमोस्ट जो मुझे एसिटेट आयन मिल रहा है वो सॉल्ट की वजह से मिल रहा है। जैसे सपोज मैंने माना कि CH3CONA मेरे पास पहले था 10 मोल पर लीटर, ये मेरे पास इनिशियली था। सपोज मैंने इसको वाटर में डाल दिया, आयनाइज हो गया, ये आयनाइज हो गया इसमें। अब जब ये 100% आयनाइज हो जाएगा तो बच्चों ये तो हो जाएगा 0 और ये पूरा आयनाइज हो गया, तो ये हो गया 10 मोल पर लीटर और ये भी हो गया 10 मोल पर लीटर। तो बच्चों एक्चुअली हुआ क्या कि जो कॉन्सेंट्रेशन मैंने सॉल्ट की ली थी इनिशियली, वही कॉन्सेंट्रेशन मुझे किसकी मिल रही है, उसके कॉन्जुगेट बेस यानी CH3CO- की मिल रही है। तो इसलिए बच्चों हमने क्या किया, कॉन्जुगेट बेस की जगह हमने सॉल्ट लिख दिया, क्योंकि सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन एक्चुअली कॉन्जुगेट बेस की कॉन्सेंट्रेशन एक ही बात है। तो मेनली जो मुझे कॉन्जुगेट बेस यहां मिलेगा वो सॉल्ट से ही मिलेगा। इंपॉर्टेंट बात होगी समझने के लिए। ठीक है बच्चों, अभी हम इस बात को लिख भी लेंगे। एक और बात बच्चों देखिए कि हमें यहां जो सॉल्ट और एसिड की कॉन्सेंट्रेशन यूज करनी है, ये बच्चों एक बफर सॉल्यूशन है, एक मिक्सचर है। ये वीक एसिड और उसका सॉल्ट यहाँ मिक्सचर फॉर्म में प्रेजेंट है ना, तो एक्चुअली आपको यहाँ जो कॉन्सेंट्रेशन लेनी है ना बच्चों, वो इस मिक्सचर के अंदर लेनी है, सॉल्यूशन के अंदर की लेनी है। कि आपने सॉल्यूशन बना रखा है, इसमें वीक एसिड है और उसका सॉल्ट है। ठीक है, तो ये जो मिक्सचर है, इस मिक्सचर में वीक एसिड और सॉल्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी ना, वही कॉन्सेंट्रेशन हमें यहाँ यूज करनी है बच्चों। यानी इनिशियल जो कॉन्सेंट्रेशन बिफोर मिक्सिंग वाली जो कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है वो हमें यूज नहीं करनी है। इन दोनों को मिलाया, बफर सॉल्यूशन बना, तो अब इनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है वो हमें यूज करनी है। तो बच्चों हियर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन एक्चुअली क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन मिक्सचर। यहाँ पर ये कौन है बच्चों, सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन इन मिक्सचर, और ये भी कौन है यहाँ पर, एसिड भी इन मिक्सचर। तो ध्यान रखना बच्चों, हमें जो कॉन्सेंट्रेशन लेनी है वो मिक्सचर के अंदर की लेनी है। ठीक है, और अगर बच्चों हमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन गिवन हो, बिफोर मिक्सिंग वाली कॉन्सेंट्रेशन गिवन हो, मिक्सचर वाली कॉन्सेंट्रेशन गिवन नहीं हो, तो फिर क्या करेंगे। इफ कॉन्सेंट्रेशन इस मिक्सचर इज नॉट गिवन, देन फिर हम ये यूज करेंगे जो मैंने आपको पहले भी सिखाया था बच्चों, कि मोल्स बिफोर मिक्सिंग इक्वल्स टू मोल्स आफ्टर मिक्सिंग। हम फिर इसके अकॉर्डिंग यहाँ से ये निकालेंगे। तो मोल्स बिफोर मिक्सिंग इक्वल्स टू मोल्स आफ्टर मिक्सिंग। तो हमें मिक्सचर के अंदर की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, तो फिर हम इसके थ्रू यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे। ठीक है बच्चों। अच्छा, ये जो इक्वेशन है बच्चों, इस इक्वेशन को कहते हैं हेंडरसन्स इक्वेशन। क्या कहते हैं इस इक्वेशन को, हेंडरसन्स इक्वेशन कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो बच्चों बात जो मैंने आपको बताई थी कि कॉन्जुगेट बेस मेनली कहाँ से आता है, सॉल्ट से आता है। तो कॉन्जुगेट बेस की जो कॉन्सेंट्रेशन हम ले रहे हैं इक्विलिब्रियम पर, वो सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन के ऑलमोस्ट इक्वल है, बिकॉज कॉन्जुगेट बेस मेनली कम्स फ्रॉम सॉल्ट। Since dissociation of acetic acid in presence of sodium acetate is appreciably decreased, कॉमन आयन की वजह से वीक एसिड का आयनाइजेशन तो कम हो गया है, तो उसकी वजह से जो एसिटेट आयन मिल रहा है वो कम मिलेगा। तो मेनली एसिटेट आयन हमें सॉल्ट की वजह से मिलेगा। एसिड की कॉन्सेंट्रेशन जनरली यहाँ बच्चों एसिड की जो कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं हम वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ही लेते हैं। क्यों, क्योंकि वो तो ऑलमोस्ट अनआयनाइज रहता है। ठीक है, क्लियर है बच्चों बात। ना बच्चों हम बात करते हैं पीएच रेंज ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन। पीएच रेंज मतलब हमने न्यूमेरिकली मैथमेटिकली बच्चों एक रेंज डिसाइड कर दी जाती है बफर सॉल्यूशन की, कि उस रेंज के अंदर अगर पीएच है तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि वो बफर सॉल्यूशन वर्क कर रहा है एज अ बफर। उस रेंज के अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ वो इस रेंज के अंदर अगर है तो इसका मतलब वो वर्क करेगा एज अ बफर। तो कैसे रेंज सेट की जाती है बच्चों, एक हायर लिमिट और एक लोअर लिमिट। ठीक है, बाउंड्री बना दी जाती है कि उसके अंदर अगर है तो इट एक्ट एज अ बफर। तो देखते हैं बच्चों कैसे बनाई जाती है वो। इट डिपेंड्स ऑन pKa ऑफ एसिड एंड रेशियो ऑफ सॉल्ट टू एसिड कॉन्सेंट्रेशंस। ये एग्जांपल लेकर चलते हैं बच्चों हम। ठीक है, इसके लिए बच्चों मैंने pH का फॉर्मूला बफर के लिए लगाया, तो सॉल्ट अपॉन एसिड की कॉन्सेंट्रेशन। अब कैसे रेंज डिसाइड की जाती है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। देखो बच्चों कि एसिटिक एसिड और सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो 1:10 अगर है तो आप यहां पुट करोगे बच्चों, एसिड मेरे पास 1, सॉल्ट मेरे पास 10, तो log 10 अपॉन 1, log 10 की वैल्यू बच्चों 1, तो pH इक्वल्स टू pK प्लस 1। तो मैंने बच्चों हायर जो लिमिट है वो सेट कर दी कि pKa प्लस 1 तक अगर है तो ये उसकी हायर लिमिट है। अब हम लोअर लिमिट की बात करते हैं बच्चों। अब हम कॉन्सेंट्रेशन के रेशियो को उल्टा कर देते हैं। इस बार एसिड हो गया 10, सॉल्ट हो गया 1, तो 1/10 log 1 की वैल्यू 0 बच्चों, log 10 की वैल्यू 1। तो कैसे करेंगे बच्चों, log 1/10 का मतलब हुआ log 1 माइनस log 10, और log 1 की वैल्यू 0, log 10 की वैल्यू 1, मेरे पास आ गया pK माइनस 1। तो लोअर एंड हायर इस रेंज के अंदर अगर है तो हम बोलेंगे कि हाँ वो इट एक्ट एज अ बफर। ठीक है, ये इसकी बफर एक्शन की pH रेंज हो गई बच्चों। ओके, तो इसका मतलब इसको कंक्लूजन की फॉर्म में लिखना चाहें तो pH इक्वल्स टू pKa प्लस माइनस 1 ये रेंज है, तो दैट इज बफर एक्शन की pH रेंज हो गई।
अब हम बात करते हैं बच्चों मैक्सिमम बफर एक्शन कंडीशन ऑफ एसिडिक बफर कि एसिडिक बफर का मैक्सिमम एक्शन जो होगा, मैक्सिमम बफर एक्शन वो कब शो करेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एसिड और सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन को 1:1 ले लेंगे। और क्या 1:1, log 1 की वैल्यू होती है बच्चों 0, तो मेरे पास आ गया pH इक्वल टू pKa। तो बच्चों ये तो एक्चुअली इन दोनों का मिड पॉइंट हो गया ना। कैसे कि इस मिड पॉइंट पर pH इक्वल टू pKa है, तो यहां पर मैक्सिमम बफर एक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, फिर अगर आप इसके ऊपर जा रहे हो +1 तक और इसके नीचे जा रहे हो -1 तक, तो ये बच्चों रेंज हो गई, इस रेंज में वर्क करेगा और मिड पॉइंट पर pH इक्वल टू pKa है, वहां पर उसकी एक्शन मैक्सिमम होगा। तो इस तरह से रेंज बाउंड्री सेट कर दी जाती है बच्चों, जिसके अकॉर्डिंग हमें प्रैक्टिकल्स में थोड़ा इजी हो जाता है। ओके ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं बेसिक बफर सॉल्यूशन। अब बच्चों अगर हमें एसिडिक बफर सॉल्यूशन अगर समझ आ गया होगा तो बेसिक बफर तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा, बिकॉज मैकेनिज्म ऑलमोस्ट सब कुछ वही है। बेसिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसका pH पहले से 7 से ज्यादा है, यानी 7 से 14 के बीच में कुछ pH अगर है तो बेसिक। बफर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस स्मॉल अमाउंट में मिला रहे हो और pH में कोई खास चीज नहीं आ रहा है तो बफर कह दिया। ठीक है, अब इसके लिए भी कंडीशन है। एसिडिक बफर के लिए हमने बोला था बच्चों, एक अगर आप याद रखते हो ना एसिडिक बफर, तो बेसिक बफर हम अपने आप उसके फार्मूला उसका कॉन्सेप्ट हमें याद रह जाता है। कैसे, वहां वीक एसिड के साथ उसका कॉन्जुगेट बेस था, तो बच्चों बेसिक बफर में वीक बेस होगा, और वीक बेस है तो ऑब्वियस सी बात है उसका कॉन्जुगेट एसिड होगा। तो लर्न करना, ध्यान रखना हमारे लिए इजी है। एक को आप अच्छे से लर्न करोगे दूसरा तो इजी हो जाता है। वहां हमने बोला था वीक एसिड के साथ वीक एसिड का सॉल्ट होना चाहिए विद एनी स्ट्रॉन्ग बेस, एसिडिक बफर में हमने बोला था। यहां अपोजिट वीक बेस और वीक बेस का सॉल्ट विद एनी स्ट्रॉन्ग एसिड। अब एग्जांपल के थ्रू इसको अच्छे से देखते हैं। NH4OH इज द वीक बेस, ठीक है, इसका सॉल्ट NH4Cl, ये हो गया बच्चों वीक बेस और ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है बच्चों, और अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखना चाहिए, वीक बेस ये इसका कॉन्जुगेट एसिड, एक OH माइनस रिलीज करने वाले को कॉन्जुगेट एसिड कहेंगे, तो ये वीक बेस हो गया, इसका कॉन्जुगेट एसिड हो गया। ठीक है बच्चों, एक और एग्जांपल देखते हैं। ये वीक बेस, ये इसका कॉन्जुगेट एसिड, एक H+ एक्सेप्ट कर लिया इसने, एक H+ एक्सेप्ट करे या एक OH माइनस रिलीज करे तो बनने वाले को कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब सारा सब कुछ बच्चों वैसे चलेगा प्रोसेस। बफर एक्शन इस एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं। अभी मेरे पास यहां पर पहले से क्या क्या प्रेजेंट है इनिशियली, पहले मैं वो देख लेता हूं। NH4OH आयनाइज हो जाएगा लाइक दिस, वीक बेस है, रिवर्सिबल रिएक्शन शो करेगा। ये सॉल्ट है 100% आयनाइज हो जाएगा। Cl- सस्पेक्टेड आयन क्यों है, क्योंकि इट कम्स फ्रॉम HCl, इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ऑब्वियस सी बात है इट इज वीक कॉन्जुगेट बेस, तो ये रिएक्ट नहीं करेगा। समझ में आ रही बच्चों बात। अब हम इसका एक्शन समझते हैं। फर्स्ट केस, इफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द एसिड इज एडेड टू द बफर सॉल्यूशन। अब हम बाहर से एसिड मिला रहे हैं स्मॉल अमाउंट में, यानी H+ मिला रहे हैं, तो जो भी इसमें बेस कंपोनेंट होगा वो उस H+ को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। देखो कौन है बच्चों मेरे पास, NH4OH। तो बाहर से जो मैंने स्मॉल अमाउंट में H+ मिलाया, उसको देखते ही NH4OH ने उस पर अटैक कर दिया, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। यानी जो बाहर से मैंने H+ मिलाया था उसके मिलाने का कोई खास इफेक्ट रहा नहीं, उसको इसने न्यूट्रलाइज कर दिया, तो pH ऑलमोस्ट चेंज नहीं होगा। Most of the added H+ ions are neutralized by NH4OH and there is no appreciable change in pH. सेम जैसे हमने वहां एसिडिक बफर में पढ़ा था, मैकेनिज्म तो वही है बच्चों। If a small amount of base is added to the buffer solution, अब हम स्मॉल अमाउंट में बेस मिला रहे हैं, यानी OH माइनस मिला रहे हैं, तो इसमें जो भी एसिड होगा उस पर अटैक कर देगा। देखते हैं कौन है। तो अब एसिड मेरे पास कौन है, NH4 पॉजिटिव, OH माइनस को अटैक कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया इस OH माइनस को, तो जो बाहर से OH माइनस मैंने मिलाया था उसके मिलाने का कोई खास इफेक्ट नहीं रहा। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4+ आयंस इज हाई, NH4+ देख लो मेरे पास दोनों से मिल रहा है, तो ऑब्वियस बात है NH4+ एक्सेस में है, तो OH माइनस को क्या कर देगा, इजीली न्यूट्रलाइज कर देगा। तो मोस्ट ऑफ द OH माइनस जो मैंने बाहर से मिलाया था वो कंज्यूम हो जाएगा। द रिएक्शन गोज नियरली टू कंप्लीशन बिकॉज NH4OH इज अ वीक बेस and its ions have strong tendency to form non-ionized NH4OH molecule। ये जो NH4OH molecule यहाँ मुझे मिला है ये फर्दर आयनाइज यानी बैकवर्ड, अगर बात करें बैकवर्ड ये वापस उतना अच्छे से आयनाइज नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, उसका रीजन ये भी है बच्चों, क्योंकि कॉमन आयन की प्रेजेंस में रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, तो NH4OH का आयनेशन तो वैसे ही सिस्टम में कम हो रहा है, thus there is no appreciable increase in pH। समझ में बच्चों मैकेनिज्म क्लियर है। तो बच्चों हम बात करते हैं pH रेंज ऑफ बेसिक बफर सॉल्यूशन। जैसे हमने एसिडिक बफर में बच्चों pH रेंज पढ़ा था कि उस रेंज के अंदर अगर हम हैं तो बात करते हैं कि वो एक्ट एज अ बफर, वैसे यहाँ पर होगा सेम उसी तरह से होगा बच्चों। तो अब हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको लेते हैं। ये हमारा फॉर्मूला सॉल्ट अपॉन बेस का कॉन्सेंट्रेशन। अब वही बच्चों कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो 1/10 और 1/10/1 करके देखते हैं। तो जब हम बेस और सॉल्ट 1/10 करके पुट करते हैं बच्चों, तो log 10 की वैल्यू 1, ये हायर रेंज मुझे मिल गई, अपर लिमिट 10/1 करते हैं तो pKb -1, तो रेंज आ गई बच्चों मेरे पास +-1। और अगर मैक्सिमम बफर एक्शन देखना है तो हमने एसिडिक में क्या किया था, दोनों सॉल्ट और एसिड की कॉन्सेंट्रेशन हमने 1:1 कर दी थी। सेम बच्चों यहाँ पर हम सॉल्ट और बेस की कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो 1:1 कर देंगे, तो मेरे पास pH इक्वल टू आ जाएगा pKb, दैट इज मैक्सिमम बफर एक्शन, दैट इज इन दोनों का मिड पॉइंट बच्चों। ठीक है, क्लियर है। अब बच्चों एक बात आती है बफर कैपेसिटी, ये क्या होती है। It is defined as the number of moles of strong acid or strong base added to 1 liter of a buffer solution to change its pH by 1 unit। देखते हैं बच्चों, it measures the effectiveness of a buffer, ये डिसाइड करती है कि बफर का इफेक्टिवनेस कितना है। Larger the value of buffer capacity, more resistant is the solution to pH change। ये इसका फॉर्मूला है बच्चों। क्या मतलब है, देखो इसको समझते हैं कि बफर कैपेसिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड पर लीटर डिवाइडेड बाय चेंज इन pH ऑफ बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन की pH में चेंज जितना कम होगा, क्योंकि हमने तो पढ़ते हैं ना बच्चों, मैंने आपको बताया था pH चेंज तो होता है लेकिन नेग्लिजिबल होता है। अब वो चेंज जितना कम होता जाएगा, वही बात, जितना चेंज नेग्लिजिबल होगा, जितना चेंज कम होता जाएगा, इसका मतलब वो बफर pH को उतना ही ज्यादा रेसिस्ट कर रहा है, pH के चेंज को उतना ही रेसिस्ट कर रहा है। तो चेंज इन pH ऑफ बफर सॉल्यूशन कम होता जाएगा तो बफर कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। तो एसिड या बेस जो आप मिला रहे हो उसके मिलाने से pH का चेंज जितना कम होगा, इसका मतलब उस बफर की कैपेसिटी टू रेसिस्ट द चेंज इन pH उतना ही ज्यादा होता है। ठीक है बच्चों, ओके। अब हम बच्चों क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पर एक बात हमें बच्चों ध्यान रखनी है कि बफर सॉल्यूशन में एक्चुअली लॉट ऑफ डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। यहाँ बच्चों बहुत अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं, तो हमें हर क्वेश्चन को बहुत केयरफुली समझना होगा। हम यहाँ पर अच्छे डिटेल में ज्यादा एग्जांपल्स को देखेंगे, जो वैरायटी बच्चों एग्जाम से पूछी जाती है और जो पूछी गई है हम उन सबको समझेंगे। तो हमें बहुत केयरफुली एक एग्जांपल एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना है यहाँ पर, ठीक है, और उससे हमें बफर और अच्छे से क्लियर होता जाएगा। फॉर इफेक्टिवनेस ऑफ द बफर सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट डिटरमाइन इट्स pH रेंज। अब बच्चों सबसे पहले तो ये डिसाइड करो ये बफर कौन सा है, ये एसिडिक बफर है या बेसिक बफर है। तो बच्चों इट इज अ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट, सो इट इज एसिडिक बफर सॉल्यूशन। तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन के लिए मेरे पास एसिडिक बफर सॉल्यूशन के लिए pH रेंज होती है मेरे पास बच्चों ये, तो pH इज इक्वल टू pKa की वैल्यू गिवन है 4.7, एक बार मैं करूंगा बच्चों +1 दैट इज 5.7 और pH इक्वल टू 4.7 -1 दैट इज 3.7। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रही बात। अब मेरे पास रेंज क्या होगी, इसका मतलब pH 4.7 +-1। तो बच्चों इस रेंज के अंदर ये हमारे पास बफर एक्शन शो करेगा, तो रेंज हो गई 3.7 to 5.7। ठीक है बच्चों, क्लियर है।